हेलो स्टूडेंट, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीएससी क्लास 6 का कंप्यूटर करा रहे हैं। इस सीरीज में हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, अध्याय आपका 1 चलना है, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, अगर आपने उसे नहीं देखा है देख लीजिएगा। आज हम इसका सेकेंड पार्ट करने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर आपका काफी बड़ा है, इसलिए आज हम इसके सेकेंड पार्ट में इसके आगे का देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। जहां जहां मैंने आपके लिए अंडरलाइन किए हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा, इनको इन्हीं से आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। ये अबेकस के बारे में हम पढ़ चुके थे इसके फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, जो अबेकस है इसका आविष्कार कब हुआ था और कहां पर हुआ था, ये आप याद रखेंगे कि अबेकस का जो आविष्कार है वो 3000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा किया गया था। ये इनमें क्या यूज हुआ था, मनके और तारों का इस्तेमाल किया गया था, ये डिवाइस जो आप देख रहे हैं। और चीन के लोगों ने इसका नाम अबेकस रखा था। ठीक है, तथा जापान के लोगों ने इसे क्या कहा था, इसे सोरोवान, जापान के लोगों ने इसे सोरोवान नाम दिया था। यह जानना रुचिकर होगा कि ये आज भी इस अबेकस का इस्तेमाल व्यापार और लेन देन के कार्यों के लिए अबेकस का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, चीन में। ठीक है, प्रारंभिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को गणना सिखाने के लिए अबेकस का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अबेकस गणना यंत्र का प्रयोग किया जाता था। गणित मतलब आपको गणित के चीजों को सिखाने के लिए, प्लस माइनस या फिर 1 2 1 2 इस तरह की चीजों को सिखाने के लिए अबेकस का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब गणना की चीजों को सिखाने के लिए मेन चीज आप याद रखिए, अबेकस का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरी मशीन के बारे में हमने पढ़ा था, पास्कलिन के बारे में। ठीक है, पास्कलिन का आविष्कार किसने किया था, जो पास्कलिन जो मशीन ये आपको पास्कलिन दिखाई दे रही है, फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, ब्लेज पास्कल ने विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था। ये आप याद रखेंगे, जो ब्लेज पास्कल हैं हमारे, इन्होंने विश्व का पहला, ठीक है, विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था, जिसकी सहायता से हम जोड़ घटाना कर सकते थे, जिसका नाम पास्कलिन रखा गया था। नाम क्या इसका रखा गया था, पास्कलाइन इसका नाम रखा गया था, जिनमें व्हील्स यानी कि चक्रों का इस्तेमाल हुआ था और गिरारियों का उपयोग किया गया था, बेलनों का उपयोग हुआ था। ठीक है, जिन्हें आज भी हम वाहनों में उपयोग इनका किया जाता है, आज भी इनका उपयोग वाहनों में देखा जा सकता है। और उसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में जर्मनी के गॉटफ्रीड, जर्मनी के जो गॉटफ्रीड वैज्ञानिक थे, गॉटफ्रीड लिबनीज ने इसमें कुछ परिवर्तन किए, और परिवर्तन के बाद इसमें गुणा और भाग करना भी संभव हो गया। ठीक है, फिर चार्ल्स बाबेज, थोड़ा थोड़ा सा हम देख लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, चीजें आपको याद रहे। चार्ल्स बेबेज कौन थे, इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की संकल्पना इन्होंने ही रखी थी, चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, मेन चीज इनकी ये है कि आपको याद रखना है, इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। और इन्होंने ऑटोमेटिक यानी कि इन्होंने ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। इन्हें डिफेंस इंजन का नाम, जैसे कि डिफेंस इंजन का नाम भी दिया गया है, इसे डिफेंस इंजन का नाम आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। इन्होंने ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। ठीक है, इन्होंने एक के बाद एक 3 स्वचालित यांत्रिक संगणकों का निर्माण किया था। ठीक है, जिसमें कि आपका जो है डिफरेंस इंजन आता है, और इन्होंने ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर का भी आविष्कार किया था। जो आपके ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लेज पास्कल वाला। इन्हें देखिए, ये देखिए, कंप्यूटर का जनक इन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इनको आप याद रखेंगे। और इनके साथ अगर आपसे पूछा जाता है कि एडीए मतलब अदा कौन है, तो इनके बारे में आपको बताना है। कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम जिन्होंने लिखा था, वो कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम लिखने वाली एक महिला थी। ठीक है, जिनका नाम अगस्ता एडा किंग था। और इनके नाम पर ही बाद में क्या हुआ कि अमेरिका रक्षा विभाग ने नई प्रोग्रामिंग भाषा को उनके नाम से सम्मानित किया था, जिस भाषा का नाम एडा था। ठीक है, अब आईबीएम
IBM का क्या है कि दुनिया की पहली और वर्तमान में सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनी जो है वो IBM है। IBM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इसी कंपनी ने, मतलब IBM है, इसी सहयोग से मार्क वन नामक प्रथम विद्युत यांत्रिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया था। ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, सन 1940 के दशक से ही फर्स्ट पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की नींव जो है पड़ गई थी। प्रथम पीढ़ी के का आगमन हो गया था 1940 से। अब हमने इसकी पीढ़ियों के बारे में पढ़ा था, जनरेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कंप्यूटर के अलग अलग जनरेशन के बारे में। प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल होता था? प्रथम जनरेशन के प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का जो टाइम पीरियड है वो 1942 से लेकर 1955 तक है, और इनमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। ये बात आप याद रखेंगे, इनमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, और ये कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, जिनमें कि आंतरिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम, ठीक है, आंतरिक मेमोरी के लिए इनमें चुंबकीय ड्रम यूज होते थे, मैग्नेटिक ड्रम यूज होते थे, और इनमें इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था। इनमें बहुत ज्यादा बिजली की खपत होती थी। इनके उदाहरण है एनिएक। इनके उदाहरण आपसे पूछे जाए तो आप बताएंगे एनिएक और एडवैक, यूनिवैक, ये तीन जो है इसके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के उदाहरण है। अब सेकंड जनरेशन यानी कि द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर का टाइम पीरियड 1955 से लेकर 1964 तक था, जिसमें कि ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया था, वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। ठीक है, और इसमें इस ट्रांजिस्टर के उपयोग के कारण इसमें जो तापमान था, बिजली थी, इसकी खपत भी कई हद तक कम हो गई थी। ठीक है, और ये ट्रांजिस्टर के उपयोग के से इसमें क्या हुआ था कि अधिक से अधिक इसकी भंडारण और तीव्र गति, ये तेजी से काम करने लगे थे, और स्टोरेज क्षमता भी इनकी बढ़ गई थी। इनका उदाहरण क्या है? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का CDC 3600, IBM 1244, IBM 1400 सीरीज, IBM 1400 सीरीज का, और IBM 70 सीरीज आदि इनके उदाहरण हैं। तृतीय जनरेशन, थर्ड जनरेशन में हम देख सकते हैं, थर्ड जनरेशन में जो आपके ट्रांजिस्टर थे इनको भी रिप्लेस कर दिया गया। ट्रांजिस्टर की जगह आपका IC चिप आ गई, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता था। इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने लगा। थर्ड जनरेशन यानी तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का टाइम पीरियड 1964 से लेकर 1975 तक था। ठीक है, ये देखिए आपको चिप दिखाई दे रही है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का इस्तेमाल होने लगा था। IC को सिलिकॉन से बनाया गया था। IC जो चिप थी आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ये किससे बनी हुई थी? सिलिकॉन से बनी हुई थी। इसमें सिलिकॉन चिप भी, जिसे कि सिलिकॉन चिप भी कहा जाता है। IC में सिलिकॉन के एक पतले टुकड़े पर कई ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर बने होते थे, इसलिए इसे ट्रांजिस्टर यानी कि सिलिकॉन चिप भी से कहा गया है। यहाँ आपको ये IC चिप दिखाई दे रही है, ये आपका थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। इसके उदाहरण क्या क्या है? IBM 360, IBM 370 और PDP 11 थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अब फोर्थ जनरेशन आ गई। चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर का टाइम पीरियड कितना है? 1975 से लेकर 1989 तक। ठीक है, 1989 तक। इसमें अब क्या हुआ? VLSI, इसमें किसका उपयोग हुआ? VLSI का ये उपयोग है, जिसका पूरा नाम आपको याद रखना है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इसमें उपयोग होने लगा। ये आपको फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर दिखाई दे रहा होगा, जिसे आपने देखा है, सब जगह देखा होगा आपने। ठीक है, इसमें VLSI सिलिकॉन चिप पर कई लाख ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लाखों ट्रांजिस्टर इसमें प्रयोग किया गया है। माइक्रोचिप का उपयोग करने वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसको माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें माइक्रोचिप का उपयोग हुआ है। ठीक है, सिलिकॉन चिप को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। जो सिलिकॉन चिप है उसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। और ये फोर्थ जनरेशन यानी कि इस पीढ़ी ने बड़ी क्षमताओं वाले छोटे आकार के कंप्यूटर उपलब्ध हैं। ठीक है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से हम सभी फैमिलियर हैं, हम सभी जानते हैं इनको।
ठीक है। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर वर्तमान में आप सब जगह नहीं देख सकते हैं, अपने स्कूल में और अपने घर, आपके घर में भी हो सकते हैं ये। ठीक है। और इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, इसके उदाहरण क्या हैं। वर्तमान में उपयोग आने वाले डेस्कटॉप कंप्यूटर इस पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। इसमें हम मल्टी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, टाइम शेयरिंग कर सकते हैं, ऑपरेटिंग स्पीड और वर्चुअल मेमोरी जैसी तकनीकों से इसे हम उपयोगकर्ता के लिए अधिक अनुकूलन बना सकते हैं। ठीक है। इनमें इन सारी तकनीकी का आप याद रखेंगे, इसमें क्या क्या चीजें उपयोग होती हैं। मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग और ऑपरेटिंग स्पीड और वर्चुअल मेमोरी का उपयोग हम इसमें कर सकते हैं। फिफ्थ जनरेशन, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर जो कि 1989 से लेकर अब तक चल रहे हैं, इन पर अभी काम हो रहा है। ठीक है। ये कंप्यूटर सभी प्रकार की अवस्था में है। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी, जो पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर है, इन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई का प्रयोग इसमें हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें उपयोग हो रहा है और ये अभी विकास की श्रेणी में है। इन पर अभी काम चल रहा है, ये भी विकसित हो रहे हैं। ये कंप्यूटर को मनुष्य की तरह व्यवहार करने में जो कि ये मानव की तरह वर्क कर पाए, इसलिए इनको ऐसा समर्थन, इनको इतना ज्यादा काबिल बनाया जा रहा है, इनको इतना सामर्थ्य बनाया जा रहा है कि मनुष्य की तरह ये कार्य कर सके। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की में गति सबसे अधिक होगी, इसकी गति क्या है, सबसे तेज होगी और आकार इसका सबसे छोटा होगा। ठीक है। आने वाले समय में मोबाइल कंप्यूटर का स्वचालित प्रयोग करने के लिए इसमें क्या उपयोग, आपके जो मोबाइल है, कंप्यूटर है, सब में इसका एआई का उपयोग किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक हम देख चुके थे, इसका रिवीजन मैंने आपको करा दिया है ताकि चीजें याद रहे, आपको क्वेश्चन आंसर करने में दिक्कत ना हो आपको। कंप्यूटर के प्रकार अब हम जानेंगे आज। कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जा सकता है, कार्य के आधार पर और क्षमता के आधार पर। ठीक है। कंप्यूटर का हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, काम के आधार पर यानी कि कार्य के आधार पर और क्षमता के आधार पर। कार्य के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। कार्य के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आपका एनालॉग कंप्यूटर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा पिक्चर इसकी। एनालॉग कंप्यूटर में क्या करते हैं, इस कंप्यूटर का प्रयोग भौतिक राशियों, ताप, दाब, लंबाई, विद्युत के निरंतर मापन में होता है। ठीक है। इसका हम उपयोग करते हैं भौतिक राशियों में, ताप, दाब, लंबाई, विद्युत के निरंतर मापन में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, एनालॉग कंप्यूटर का। एनालॉग संकेत सतत होते हैं, ये संकेत देते हैं। एनालॉग कंप्यूटर एक विशेष उद्देश्य वाली मशीन है। एनालॉग कंप्यूटर क्या है, एक विशेष उद्देश्य वाली मशीन है। स्पीडोमीटर, घड़ियां आदि एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो जो स्पीडोमीटर है और एनालॉग, स्पीडोमीटर, घड़ियां और एनालॉग, ये जो स्पीडोमीटर है और घड़ियां जो है वो एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। दूसरा हमारा आ जाता है डिजिटल कंप्यूटर। कार्य के आधार पर कंप्यूटर हम देख रहे हैं अभी। ये सिर्फ 0 और 1 के रूप में दिए गए डेटा का या दिए गए डेटा पर काम कर सकते हैं, 0 और 1 के रूप में। जो आपके डिजिटल कंप्यूटर हैं वो 0 और 1 की भाषा को ही समझते हैं। सिंपल सा आप याद रखेंगे, जो डिजिटल कंप्यूटर है वो 0 और 1 की भाषा को समझते हैं। ये सिर्फ 0 और 1 के रूप में दिए गए डेटा पर कार्य कर सकते हैं, अर्थात डिजिटल कंप्यूटर में केवल ऑन और ऑफ 2 ही स्थितियां होती हैं। 0 और 1 का मतलब क्या है, ऑन और ऑफ। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब ऑन। ठीक है। इसमें सिर्फ 2 ही स्थितियां होती हैं, ऑन और ऑफ। डिजिटल कंप्यूटर में सभी डेटा व निर्देश एक साथ इनपुट किए जाते हैं। ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर हमसे, ये आपको डिजिटल कंप्यूटर की पिक्चर दिखाई दे रही होगी, इसे आपने देखा होगा, इस पे आपने काम भी किया होगा। ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर में हम डेटा को एक साथ इनपुट कर सकते हैं। वह कंप्यूटर निर्देशानुसार गणनाएं करके परिणाम यानी कि आउटपुट के रूप में हमें परिणाम दे देते हैं। मतलब हमने कीबोर्ड से कोई भी चीज टाइप की, ठीक है,
सीपीयू में जाके प्रोसेस हुई, प्रोसेस के बाद रिजल्ट के रूप में, परिणाम के रूप में हमें इस मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, इतनी सी बात आप याद रखेंगे। आप कीबोर्ड की सहायता से आप कुछ भी टाइप करते हैं। प्रोसेस, क्योंकि कंप्यूटर आपका 0 और 1 समझता है, आपने जो भी टाइप किया उसे कंप्यूटर को नहीं समझ में आता है। कंप्यूटर इसे क्या करेगा, इसे सीपीयू में इसे प्रोसेस करेगा, अपने 0 1 में ट्रांसलेट करके आपको इससे मॉनिटर के ऊपर आपका रिजल्ट दिखा देगा। ठीक है, तो ये इतनी सी बात है जो इसे आपको समझना पड़ेगा। कंप्यूटर निर्देशानुसार गणनाएं करके परिणाम आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। डिजिटल कंप्यूटर गणितीय व तार्किक दोनों गणना कर सकते हैं। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ये हमारे मैथ के काम भी कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के संकेत सिग्नल असतत होते हैं। ये जो इसके सिग्नल क्या है, ये असतत होते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, हमने डिजिटल कंप्यूटर देखा, एनालॉग कंप्यूटर देखा, अब आपका थर्ड है काम के आधार पर जो आपका है वो हाइब्रिड कंप्यूटर है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे, हाइब्रिड मतलब आपके इसमें एनालॉग के भी गुण हैं और डिजिटल के भी गुण हैं। एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रण है। यह कंप्यूटर एनालॉग संकेत के रूप में डेटा को लेकर डिजिटल संकेत में बदल सकता है। ठीक है, ये क्या करता है, आपके एनालॉग संकेत के रूप में डेटा को ये लेता है। ठीक है, एनालॉग के रूप में डेटा को लेगा और बाद में ये डिजिटल में इसे बदल देगा। ठीक है, यह कंप्यूटर एनालॉग संकेत के रूप में डेटा को लेकर डिजिटल संकेत में डेटा को बदल कर गणना करता है। ठीक है, ये बदल सकता है। ये भौतिक मान व अंकों दोनों पर कार्य करता है। आपने अगर कोई भी इसे मैथमेटिकल ऑपरेशन किया तो उस पर भी ये काम करेगा। आपने सिंपल सा कोई लेटर लिखा या कोई टाइपिंग की, उस पर भी ये काम करेगा। ठीक है, तो ये भौतिक मान और अंकों दोनों पर ये कार्य करता है। उपयोग, चिकित्सा क्षेत्र में काम आने वाले यंत्र तापमान, धड़कन, रक्तचाप आदि को एनालॉग संकेत के रूप में ग्रहण करके परिणाम को अंकों में प्रदर्शित करता है। अब क्षमता व आकार के आधार पर कंप्यूटर, ये तो हमने तीनों देख लिए ऊपर कार्य के आधार पर कंप्यूटर। कौन कौन से कंप्यूटर हमने देखा है कार्य के आधार पर, हमने देखा हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का मिश्रण है। अब हम देखेंगे क्षमता के आधार पर। ठीक है, क्षमता और आकार के आधार पर यहाँ पे हम कंप्यूटर अब देखने वाले हैं। क्षमता व आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। ठीक है, 4 भाग कौन कौन से हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, चलिए देखते हैं इनको। माइक्रो कंप्यूटर क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर पर एक बार में सिर्फ एक ही यूजर लॉग इन कर सकता है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर में एक बार में एक ही यूजर काम कर सकता है। लॉग इन का मतलब काम कर सकता है, लॉग इन कर सकता है, उसे खोल सकता है, उस पर कोई भी काम कर सकता है। अतः इन्हें व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी कि पर्सनल कंप्यूटर पीसी कहा जाता है। ठीक है, जो आपके माइक्रो कंप्यूटर है इन्हें पीसी कहा जाता है। ठीक है, पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। इन्हें पर्सनल यूज के लिए उपयोग किया जाता है। इनमें एक समय में एक ही व्यक्ति काम इसमें कर सकता है। ये आकार में छोटे होते हैं और कम कीमत के होते हैं। ठीक है, आकार में भी छोटे होते हैं, इनकी कीमत भी कम होती है। इसमें एक ही सीपीयू होता है। ठीक है, आपके जो माइक्रो कंप्यूटर है, जो पीसी है, उनमें एक ही सीपीयू लगा होता है। इनकी संग्रहण क्षमता यानी कि मेमोरी तथा कार्य करने की गति अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है, इनमें मेमोरी इनकी कम होती है और कार्य करने की क्षमता भी इनकी कम होती है, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए है। माइक्रो कंप्यूटर की गति, ये आप इम्पोर्टेंट है, माइक्रो कंप्यूटर की गति को किसमें मापा जाता है, तो आप याद रखेंगे इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर की गति किसमें नापी जाती है, हर्ट्ज में नापी जाती है। माइक्रो कंप्यूटर को प्रायः विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। अब माइक्रो कंप्यूटर को हम किस किस में विभाजित कर सकते हैं, इनमें को अलग अलग चीज में विभाजित किया गया है। जैसे कि आपके डेस्कटॉप,
ठीक है। डेस्कटॉप आप सभी जानते हैं, लैपटॉप की आपको पता होंगे, टैबलेट और आपके स्मार्टफोन या पाम टॉप। स्मार्टफोन या पाम टॉप जिनको हम अपनी हथेली पर रखकर चलाते हैं, ठीक है। तो इनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, डेस्कटॉप कंप्यूटर की पिक्चर है। डेस्कटॉप का मतलब डेस्क पर रखा जाता है, जिस कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। डेस्कटॉप का उपयोग मुख्य रूप से कार्यालयों, कहाँ कहाँ इनका उपयोग होता है, कार्यालय में, विद्यालय में, घरों में इनका उपयोग किया जाता है। इसे टेबल पर रखने के लिए डिजाइन किया गया है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को किस लिए डिजाइन किया गया है, टेबल पर रखने के लिए। डेस्क का मतलब आप जानते हैं, डेस्क का मतलब टेबल होती है, तो डेस्क पर रखने के, डेस्कटॉप कंप्यूटर का मतलब इसे डेस्क यानी कि टेबल पर रखने की डिजाइन किया गया है। इसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि होते हैं। क्या क्या होते हैं इसमें, ये आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया और सीपीयू, ठीक है। मेन पार्ट है ये सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, ये आपके 4 मुख्य पार्ट हैं। दूसरा है लैपटॉप कंप्यूटर। यहाँ पिक्चर आपको बहुत सारे लैपटॉप भी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये आपके लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं। लैपटॉप एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, ये बात आप याद रखेंगे। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि लैपटॉप कैसा कंप्यूटर है, तो आप बताएंगे लैपटॉप एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आएगा, तो आप क्या बताएंगे, लैपटॉप एक कैसा कंप्यूटर है, पोर्टेबल कंप्यूटर है। क्वेश्चन हम साथ साथ कर रहे हैं ताकि आप वहां पे आसानी से कर पाए, ठीक है। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम कर लेंगे। तो लैपटॉप कंप्यूटर कैसा है कंप्यूटर है, ये पोर्टेबल कंप्यूटर है जिसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं। इसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक साथ सम्मिलित होते हैं। ये आपको जो लैपटॉप दिखाई दे रहा है, इसमें ये आपका मॉनिटर की स्क्रीन हो गई, ये आपका माउस कीबोर्ड हो गया, ये आपका जो है ये आपका यहाँ पर माउस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें और इसी के अंदर आपका सीपीयू भी इनबिल्ट है। तो यहाँ पर सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस सब कुछ इस लैपटॉप के अंदर है और ये लाइट वेट है, पोर्टेबल है, आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आप इसे आसानी से मूव कर सकते हैं। इसमें पावर के लिए बैटरी होती है, जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हैं, वैसे ही इसमें के अंदर ही बैटरी होती है जिसे आप चार्ज करते हैं। अब आपकी टैबलेट, यहाँ आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, तो ये पिक्चर आपके टैबलेट की है। टैबलेट एक प्रकार का माइक्रो कंप्यूटर ही होता है। टैबलेट भी क्या है, एक माइक्रो कंप्यूटर है जो उपयोगकर्ता को टच स्क्रीन की सुविधा प्रदान करता है। इसमें भी क्या होती है, टच स्क्रीन होती है, ठीक है। टच स्क्रीन आपको मिलती है, ये विभिन्न आकार में उपलब्ध है और इसमें के अंदर एक वर्चुअल कीबोर्ड और एक बैटरी होती है। इसी के अंदर आपका एक वर्चुअल कीबोर्ड मौजूद होता है, ठीक है। स्मार्टफोन, स्मार्टफोन ये आप सभी जानते हैं। स्मार्टफोन को ही क्योंकि हथेली पर रख के चला रहे हैं इसलिए इसे पाम टॉप भी कहा जाता है। ये एक मोबाइल डिवाइस है, ठीक है। स्मार्टफोन एक मोबाइल डिवाइस है। मोबाइल डिवाइस भी डिवाइसेस होती हैं जिन्हें कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। मोबाइल को हम अपने साथ ही रखते हैं, जनरली कहीं भी हम इसे ले जा सकते हैं। इस प्रकार की डिवाइस को मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करते हैं। जो मोबाइल है ये किस पर काम करती हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये काम करती हैं। हम इन्हें प्रायः मोबाइल फोन के रूप में जानते हैं। आकार में छोटे और वजन में ये हल्के होते हैं। आकार में छोटे और वजन में हल्के होने के कारण हम इसे हथेली पर यानी कि पाम पर रखकर चला सकते हैं, इसलिए इन्हें पाम टॉप भी कहा जाता है। यह मेल भेजने से हम क्या कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं और भी हम इससे बहुत सारे काम कर सकते हैं। अपने उपयोग के बहुत सारे काम इसमें हम कर सकते हैं। अब आपका आ गया मिनी कंप्यूटर, ठीक है। मिनी कंप्यूटर, यहाँ आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी मिनी कंप्यूटर की, ठीक है। सेकंड नंबर का आपका मिनी कंप्यूटर है। इस प्रकार के कंप्यूटर का आकार माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। जो मिनी कंप्यूटर आपके हैं ये जो है माइक्रो कंप्यूटर से ये आपके बड़े होते हैं। जो मिनी कंप्यूटर है, इस प्रकार के कंप्यूटर का जो आकार है, साइज है, ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़े और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं,
ठीक है, जो कंप्यूटर अभी हमने पढ़ा है उससे आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़ा साइज है इसका। ठीक है, इस तरह के कंप्यूटर पर भी एक साथ कई उपयोगकर्ता काम कर सकते हैं। आपका जो मिनी कंप्यूटर है इसमें एक साथ कई सारे लोग काम कर सकते हैं। सिंपल सा आप याद रखिए कि मिनी कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर से साइज में बड़ा होता है और मिनी कंप्यूटर में एक साथ कई सारे लोग काम कर सकते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्यशील, शक्तिशाली और अधिक कीमत वाले होते हैं। ठीक है, माइक्रोफोन से नहीं कंपेयर किया जा रहा है, माइक्रो कंप्यूटर से नहीं कंपेयर किया जा रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में ये अधिक कार्य कर सकते हैं, अधिक कार्यशील होते हैं, अधिक शक्तिशाली भी होते हैं और कीमत भी इनकी ज्यादा होती है, मतलब ये महंगे होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता यानी कि जो मेमोरी इनकी है अधिक होती है। प्रायः इसका उपयोग जो है वो बड़े कार्यालयों या बैंकों में किया जाता है। इनका उपयोग कहाँ होता है? कार्यालयों, बैंकों में इनका उपयोग किया जाता है, बड़ी बड़ी जगह। अब हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं। ये देखो आपको दिखाई दे रही है पिक्चर, कितने बड़े बड़े हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता यानी कि जो मेमोरी इनकी होती है ये बहुत ज़्यादा होती है तथा कार्य करने की गति भी इनकी बहुत तेज होती है। मेमोरी भी ज़्यादा होती है, कार्य करने की गति भी बहुत तेज होती है। इसी कारण ये अत्यधिक महंगे होते हैं और ये बहुत महंगे भी होते हैं। एक साथ बहुत से यूजर यानी कि बहुत से उपयोगकर्ता, बहुत सारे लोग इसमें एक साथ काम कर सकते हैं। एक साथ इसे बहुत सारे लोग ओपन कर सकते हैं, बहुत सारे लोग लॉगिन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्लाइंट की तरह कार्य कर सकते हैं। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं क्लाइंट की तरह काम करते हैं। इस प्रकार इसका उपयोग प्रायः रेल आरक्षण बुकिंग में कहाँ का इनका उपयोग होता है? रेलवे आरक्षण में होता है। बीमा कंपनियों में इनका उपयोग किया जाता है और अनुसंधान संस्थानों में इनका उपयोग किया जाता है। जो आपके कौन से कंप्यूटर है? मेन फ्रेम कंप्यूटर है। अब नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। ये देखो आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी सुपर कंप्यूटर की। ठीक है, सुपर कंप्यूटर को सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर क्या कहा जाता है? ये सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर कहलाते हैं। ये कंप्यूटर आकार में सबसे ज्यादा बड़े हैं। सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे ज्यादा बड़े होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता यानी कि जो इनकी मेमोरी है और कार्य करने की गति है सर्वाधिक होती है। इनकी मेमोरी भी सबसे ज्यादा होती है और इनकी कार्य करने की क्षमता भी सबसे ज्यादा होती है। कंप्यूटरों का उपयोग जटिल गणनाओं के लिए किया जाता है। ये जो सुपर कंप्यूटर है इनका उपयोग हम किस लिए करते हैं? जटिल गणनाओं के लिए। ठीक है, इनका उपयोग मुख्यतः कहाँ कहाँ होता है? वैज्ञानिक अनुसंधान में, वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन में सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोगशालाओं में सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। रक्षा संगठनों के लिए भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है और नाभिकीय जो आपके नाभिकीय संयंत्रों के लिए भी, उनको नियंत्रित करने के लिए भी सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में नापी जाती है। ये बात इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। सुपर कंप्यूटर की जो गति है, इसकी स्पीड सुपर कंप्यूटर की है वो फ्लॉप्स में नापी जाती है। सुपर कंप्यूटर गति किस में नापी जाती है? फ्लॉप्स में नापी जाती है। और सुपर कंप्यूटर के जो उदाहरण है वो परम, याद रखेंगे आप, क्रे, नैक और सीडीसी आज सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है। उदाहरण आपसे पूछे जाए तो यहाँ से लिख देंगे आप। ठीक है, अब आपके जो महत्वपूर्ण बिंदु है इन्हें देख लेते हैं, फिर इसे हम खत्म करते हैं चैप्टर को। गणना के लिए सर्वप्रथम उपयोग में आने वाला उपकरण अबेकस है। ठीक है, गणना के लिए सबसे पहले जो उपयोग हुआ था वो किसका उपयोग हुआ था? गणना के लिए सबसे पहले अबेकस का उपयोग हुआ था। ठीक है, ब्लेज पास्कल ने विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था। ब्लेज पास्कल, याद रखेंगे, ब्लेज पास्कल ने विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था जो दशमलव प्रणाली पर कार्य करता था, यानी कि जोड़ घटाना कर सकता था, जिसे पास्कलाइन जिसे नाम दिया गया था। आधुनिक कंप्यूटर की संकल्पना
प्रतिपादित करने वाले चार्ल्स बेबेज थे। आधुनिक कंप्यूटर की नींव किसने रखी थी? चार्ल्स बेबेज ने। इन्हें कंप्यूटर का जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर भी चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 1943 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के भौतिक वैज्ञानिक हार्वर्ड जो भौतिक वैज्ञानिक यहाँ के थे हार्वर्ड एकेनेक ने आईबीएम के सहयोग से मार्क वन नामक विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, मार्क वन नामक विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर आईबीएम के सहयोग से किसने बनाया था? कौन से वैज्ञानिक ने बनाया था? ये अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक भौतिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हार्वर्ड एकेन, जिन्होंने आईबीएम की सहायता से, आईबीएम की हेल्प से मार्क वन कंप्यूटर का आविष्कार किया था। मार्क वन विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के विकास क्रम में 5 पीढ़ियां यानी कि 5 जनरेशन को विभिन्न भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के विकास क्रम जो इनके हैं, इनको 5 पीढ़ियां हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कार्य के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। कार्य के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। जो हाइब्रिड कंप्यूटर आपका है वो एनालॉग डिजिटल दोनों का मिश्रण है। आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। वीडियो आपका आधे घंटे का हो चुका है। अब आपके क्वेश्चन आंसर बचते हैं, इनको आप ट्राई करिएगा। आपसे नहीं होंगे तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, एक बार आप भी ट्राई कर लीजिएगा, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर जो आपसे हो जाते हो तो आप कर ही लीजिएगा। जैसे कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का उदाहरण मेरे निशान आपको लगवा रखे हैं। द्वितीय पीढ़ियों के कंप्यूटर के उदाहरण में आप क्या क्या देंगे? गणना करने का सबसे प्राचीन उपकरण कौन सा है? तो हमने देखा था सबसे प्राचीन गणना करने वाला उपकरण सबसे पहला कौन सा था? अबेकस था। ठीक है, कंप्यूटर के विकास क्रम में कितनी पीढ़ियां हैं? हम देख चुके हैं 5 पीढ़ियां हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर का उपयोग कौन सी पीढ़ी कंप्यूटर में किया जा गया है? तो ट्रांजिस्टर हमने देखा था पहली पीढ़ी कंप्यूटर में तो जो थे वो वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, और सेकेंड यानी द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। तो अब द्वितीय पीढ़ी कर देंगे। ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक्स। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों में डैश का उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में एआई मतलब कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्हें पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर को पोर्टेबल होते हैं, इन्हें हम कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, अबेकस का दूसरा नाम जापानियों ने कौन सा रखा था? ठीक है, सोरोबान रखा था। तो आप यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे इसको कर लीजिएगा। जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 को समझता है, 0-1 प्रणाली पर कार्य करता है। तो इनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर अगर आपसे नहीं होंगे तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर अभी और भी आपके हैं, अगर इन सबको करेंगे तो वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। चलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।